गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को, पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। आज है 21 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यह हम बात करेंगे आज से रिलेटेड, यानी 21 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ कवर करेंगे से स्टैटिक जीके को। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा, जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों से बोल दूं, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक। तो चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिया जाता है। 20 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा जिनका नाम है देत्राय होसबले, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए सर कार्यवाहक के रूप में चुना गया है। वही चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनका नाम है शीतल देवी, इन्हें अपना राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन घोषित किया है। वे किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो एरोचिक आपको याद रखना है, यानी कि तीरंदाजी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ई नेम इनकी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो अर्जुन मुंडा, आपको इनका नाम याद रखना है। इनके द्वारा ही अभी ई नेम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है राहुल सिंह, इनकी ही अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। इसी के साथ भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, तो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। इसी के साथ स्लेंस में भारतीय सेना और स्लेंस रक्षा बलों के द्वारा अभी बीच में इनके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिनका नाम है लिमनतय 2024 का संस्करण आयोजित किया गया है। और कौन सा संस्करण रहा, तो ये 10वां संस्करण रहा है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन जो कि 5वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो रसिया के आपके देखने को मिलेंगे 5वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं। इसी के साथ भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है कहाँ पर, तो ये याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ हमने किया रिवीजन और आप करते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 21 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में कश्मीर ने किस झील के किनारे पहले फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो ये आपको देखने को मिलेगा डल झील। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो डल झील के किनारे अभी आपको देखने को मिलेगा कि भारत में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कश्मीर, जहाँ पे कश्मीर के जो झील है जिसका नाम है डल झील, यहाँ पे आपको फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए बात करें इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो कश्मीर के बेसिकली आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील जो कि तट पर पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग का प्रदर्शन कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और मोटर स्पोर्ट्स प्रशंसकों का यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि जमावड़ा देखने को मिला, जहां पर यहाँ पे फॉर्मूला 4 बाइक ड्राइवरों के द्वारा स्टंट भी दिखाए गए। डल झील के किनारे आपको ललित घाट से लेकर शहर के नेहरू पार्क तक यानी 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर आकर्षक रेसिंग कारें आपको देखने को मिली। वहीं इस कार्यक्रम में कश्मीरी घाटी में अपनी तरह का पहला फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था, और जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल से संबंधित रहा। तो ये इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में किस आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है, तो नो योर कैंडिडेट ऐप की बात करें तो किसके द्वारा अभी इसे लॉन्च किया गया, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक वो ऐप है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप अपने उम्मीदवार को जानते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐप है जहां पे आपको देखने को मिलेगा चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर इसे जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है इस ऐप को। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट यानी केवाईसी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये ऐप मतदाताओं को ये जानने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें पता चल पाएगा कि जो भी हमारे यहाँ से उम्मीदवार है,
जो कि खड़ा हो रहा है उसके बारे में इतना तो पता रहे एटलीस्ट कि वो कैसा इंसान है, ठीक है, तभी हम लोग उसे उस पर्टिकुलर पर्सन को अपना वोट देंगे ताकि हमारे देश में इसके लिए काम हो सके और हम एक अच्छे आदमी को चुन पाए। ये ऐप जो कि आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड और इसी के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा इसमें iOS दोनों प्लेटफॉर्म में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसी के साथ केवाईसी ऐप मतदाताओं को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करेगा। उम्मीदवारों को समाचार पत्रों टेलीविजन पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना आवश्यक होगा, इसके बारे में भी बोला गया है। ऐसे उम्मीदवारों को नामांकित करने वाली पार्टियों को अन्य योग्य उम्मीदवारों की तुलना में अपने चयन के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा इस ऐप के थ्रू। तो ये सारी बातें आपको इस ऐप में मिल जाएंगी, तो हो सके तो आप लोग भी इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपके यहाँ के जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके बारे में आपको पता रहे कि वो पर्सन एटलीस्ट कैसा है या फिर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो मेन है आपको इसके बारे में याद रखना। इसी के साथ जान लेते हैं भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में। ये देश का एक चुनाव कराने और नियमित कराने के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में है, यानी कि भारत में आपको देखने को मिलेगा लोकसभा के इलेक्शन हो, इसी के साथ राज्यसभा के इलेक्शन हो, राष्ट्रपति हो और वाइस बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट हो, उनके भी इलेक्शन आपको कौन कराने को देखने को मिलेगा, तो भारत के जो चुनाव आयुक्त है यही कराते हैं। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आपको अन्य देखने को मिलेंगे। आमतौर पर इसमें एक बोल सकते हैं कि जो अन्य जो कि आपको देखने को मिलेगा चुनाव आयुक्त होते हैं वो एक आईएएस होते हैं या फिर आईआरएस अधिकारी ही देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को देखने को मिलेगा कि हम लोगों के द्वारा बेसिकली भारत में आपको देखने को मिलेगा जो कि चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। वहीं 25 जनवरी को ही हम लोग मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद ही रखना है क्योंकि डेट है, इंपॉर्टेंट है ये। वही मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। वहीं प्रथम प्रमुख कौन थे, तो इनका नाम है सुकुमार सेन, जो कि प्रथम आपको देखने को मिलेंगे। कौन थे ये, आपको देखने को मिलेंगे जो कि चुनाव आयुक्त थे। वहीं महिला चुनाव आयुक्त जो कि प्रथम थी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है वीएस रामा देवी। कौन थी, वीएस रामा देवी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं 25वें आपको देखने को मिलेंगे राजीव कुमार जी हैं। कमिश्नर की बात करें जो जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो इनका नाम है सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार। कार्य की बात करें तो कार्यालय इसमें कितना रहता है, तो 6 से लेकर 65 वर्ष जो भी कंप्लीट हो जाए वो आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अभी मिशन 414 आपको देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत कहाँ की गई, हिमाचल प्रदेश में। आइए जानते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो मिशन 414 जो कि आपको चिन्हित करता है मतदाता केंद्रों में वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, जो कि पिछले लोकसभा में 60% से कम मतदाता दर्ज किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। मेन इसका काम क्या है, मिशन 414 का इसका मतलब है कि यहाँ पे मतदाताओं की जो सूची है उसमें उस प्रतिशत को, वोट को बढ़ाने का काम करेगा ये मिशन। इसमें अगर हम बात करें जो कि 414 स्टेशनों में आदर्श मतदाता केंद्र बनाने के साथ ही जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो कि पहली बार मतदाता करने वाले बूथ यूथ आइकन को शामिल किया जाएगा और बच्चों के द्वारा बनाए गए विशेष निमंत्रण कार्ड को भी यहाँ पे मतदाताओं को दिए जाएंगे। इस तरह से ये पहले बोल सकते हैं जो कि 22 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और इसका उद्देश्य उन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को 72% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा 70% से कम रहा था। वहीं 2019 में हिमाचल प्रदेश के औसत मतदान की बात करें तो 72.42% आपको देखने को मिला था, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान किए गए थे। तो इसलिए अभी यहाँ पर बोल सकते हैं कि मतदान को, जो कि मतदाता है उस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए मिशन 414 की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, तो आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये आपको नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, जो कि इसकी बाउंड्री किस किस से टच होती है। अगर हम लोग बात करें स्टेट में तो उत्तराखंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, पंजाब और इसी के साथ कश्मीर और
लद्दाख भी आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल बाउंड्री किससे ये साझा करता है, तो चाइना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और आपको इसी के साथ ये भी याद रखना है हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, तो ये शिमला आपको याद रखनी है, इसकी कैपिटल है, जो कि ग्रीष्म काल में होती है। वहीं धर्मशाला आपको देखने को मिलेगा शीतकालीन जब मौसम होता है उस समय ये यहाँ की कैपिटल हो जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री देखने को मिलेंगे। राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल, जो कि आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के, जो कि आपको राज्यपाल देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके बारे में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम देखने को मिलेगा, इनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। तो इनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा अभी जो कि तेलंगाना की राज्यपाल थी, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो तमिलसाई सौंदरराजन के द्वारा तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी उपराज्यपाल पद से इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफा जो कि भारत के माननीय राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है, जो कि तमिलसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना राज्य और दूसरे राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया था। इनके द्वारा 8 सितंबर 2019 को पद ग्रहण किया गया था। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका के अलावा इनके द्वारा 18 फरवरी 2021 से पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया गया। राज्यपाल बनने से पहले सौंदरराजन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और तमिलनाडु राज्य इकाई के अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत नहीं है। ये इनके बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो ये है हमारा प्यारा भारत, इसमें आप लोग देखने को मिलेगा, ये है तेलंगाना, ठीक है, जो कि साउथ का आपको स्टेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी बाउंड्री आपको टच होते हुए दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखिएगा कि जो कि तेलंगाना जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये लैंडलॉक स्टेट देखने को मिलेगा, जो कि चारों तरफ से आपको अन्य राज्यों से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है 2 जून 2014 को। अब बात करते हैं किस किस चीज की बाउंड्री टच होती है। तो महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश से तो ये अलग हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंध्र प्रदेश से भी इसका बॉर्डर टच होगा। और कर्नाटक से भी आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बॉर्डर को टच करता है। इसकी कैपिटल क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद इसकी कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो रेवंत रेड्डी और के चंद्रशेखर राव की जगह पर आए हैं रेवंत रेड्डी, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी। इसी के साथ डिप्टी सीएम की बात करें तो मल्लू भट्टी हैं, और इनका नाम याद रखिएगा मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो कि डिप्टी सीएम देखने को मिलेंगे। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, इनका नाम है गद्दम प्रसाद कुमार। और विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे तेलंगाना में, तो 119 आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक था, आपको याद रखना है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से कि वो राज्य बताइए भारत के जो कि चारों तरफ से किसी न किसी राज्य से घिरे हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्टेट जो कि लैंडलॉक स्टेट है भारत के, कितने हैं पहले तो ये बताइएगा, और कौन कौन से हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सा देश भारत से 2HAL निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा, तो गुआना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा अभी भारत से 2HAL निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदने की बात की गई है। आइए जानते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय रक्षा उद्योग जो कि गुआना रक्षा बल के साथ कैरिबियन में प्रवेश कर रहा है। जल्द ही भारतीय निर्यात आयात बैंक, यानी कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो कि $23.27 मिलियन के ऋण के साथ नई दिल्ली में 2 नए विमान खरीदने की योजना बना रहा है। इस संबंध में गुआना के वित्त मंत्री और एक्सिम बैंक, जिसको आप लोग बोलते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसके डिप्टी जीएम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। गुयाना के बोल सकते हैं जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, वहां वे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2HAL डोर्नियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहे हैं। इनमें विमानों का इस्तेमाल जो कि समुद्री गश्त और सेना की आवाजाही के लिए किया जाएगा। भारत के पहले मालदीव और श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसियों ने भी ये विमान खरीद चुके हैं। तो इसके बारे में फैक्ट है कि आपको याद। आइए बात कर लेते हैं एक बार गुआना के बारे में। तो गुआना आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका का, ये आपको एक देश देखने को मिलेगा। अच्छा जल्दी से बताइए मुझे दक्षिण अमेरिका में कितने देश शामिल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है लोकेटेड है, ये है गुआना, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, और कैरिबियन सी भी आपको यहाँ पे आप लोग जाएंगे नॉर्थ में तो आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें इसके वेस्ट में
जो कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा और अटलांटिक ओशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रही बात ओशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी कैपिटल क्या है। तो ठीक है, तो कैपिटल की बात करें तो जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है और यहाँ की मुद्रा क्या है तो ग्वाइनिस डॉलर आपको देखने को मिलेगी। गुयाना की कई करेंसी है और प्रधानमंत्री जिनका नाम है मार्क फिलिप्स यहाँ के पीएम है और राष्ट्रपति की बात करें का नाम है मोहम्मद इरफान अली है। और महाद्वीप मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका का पर्टिकुलर देश देखने को मिलेगा आपको गुयाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइब 2024 किया है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे यूएसए के द्वारा। तो भारत और यूएसए के साथ मिलकर दोनों देशों ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स टाइगर ट्राइब 2024 को एक साथ अभ्यास किया है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में टाइगर ट्राइब 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 18 मार्च से शुरू हुआ है और ये 31 मार्च तक जारी रहने वाला है। ये अभ्यास जो कि भारत के पूर्व समुद्री तट यानी कि हम बोल सकते हैं कि ईस्ट कोस्ट पर हो रहा है। इस अभ्यास में टाइगर ट्राइब 2024 का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के लिए यहाँ पर अंतर संचालनता विकसित करना है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तेजी से और सुचारू रूप से समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक संचालन क्रिया जो कि प्रक्रिया है उनको परिष्कृत करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में काम किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ भारतीय नौसेना के जहाज हैं, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय सेना के जवान और वाहन और भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम भी अभ्यास में भाग ले रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कब से कब तक है तो 18 मार्च से लेकर 31 मार्च। रिसेंट में जितनी एक्सरसाइज हुई है उनके बारे में बात करें तो भारत और स्लेसेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो कि सैन्य अभ्यास था जिसका नाम है लिमितय 2024 का ये 10वां संस्करण हुआ। वहीं भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा जिसको आप लोग धर्म गार्जियन के नाम से जानते हैं और इसका 5वां संस्करण रहा जो कि आपको कहाँ देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला। और ये कहाँ पर हुआ तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। मिलन नौसैन्य अभ्यास इसका 12वां संस्करण रहा, विशाखापट्टनम में इसे आयोजित किया गया। वहीं भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया, वो कहां पर देखने को मिला आपको, राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिला। भारत और सऊदी अरब के बीच में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तनिष्क का पहला संस्करण जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिला। ये सभी रिसेंट में एक्सरसाइज हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किसने लगातार दूसरा इंडियन वेल्स खिताब जीता है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कार्लोस अलेक्राज जो कि स्पेन के हैं। इनके द्वारा अभी दूसरा इंडियन वेल्स खिताब जीत लिया गया है। आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट में फाइनल में आपको देखने को मिलेगा कार्लोस अलेक्राज स्पेन के द्वारा डेनियल मेदेव रूस के हैं जिनको अभी सीधी सीटों की बात कर रहे हैं जिन्हें 7-6 से और इनका स्कोर रहा 7-6। और अगर बात करें डेनियल का, इनका स्कोर रहा 6-1 स्कोर से इन्हें हरा दिया गया है। वहीं इस जीत के साथ 20 वर्षीय अलकराज नोवाक जोकोविच ने 2014-2016 तक लगातार इंडियन वेल्स खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। वहीं पिछले जुलाई की बात करें जब विंबलडन के बाद अलकराज का पहला खिताब था, वहीं पुरुष एकल में आपको देखने को मिलेगा कार्लोस अलेक्राज रहे। वहीं महिला एकल में आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है इगा स्विटेक। और इसका पुरुष युगल की बात करें तो इसमें शामिल है वेलेस कुलहोप और निकोला मेकोटिक देखने को मिलेंगे। वहीं महिला युगल में की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन कौन लोग शामिल है, तो इनका नाम है अहिस शुवेई और एलिस मोन्टर्स। तो ये आपको नाम देखने को मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ILO का यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय।
अगर बात करें यहाँ पर आईएलओ के बारे में, तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो 11 अप्रैल 1919 को इसे स्थापित किया गया था, यानी 104 साल पहले अब से। ठीक है। प्रकार की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र विशेष एक एजेंसी है। वहीं मुख्यालय इसका अभी बताया मैंने आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और यहाँ के महान निदेशक कौन है आईएलओ के? तो इनका नाम है गिलबर्ट होनग्वो। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा महान निदेशक कौन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कौन सा वर्ष सबसे ज्यादा गर्म था? तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2023 वो साल है जो कि सबसे ज्यादा गर्म गर्म वर्ष रहा। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये बात कही गई है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट को पेश किया है, जो कि 2023 में औसत वैश्विक सतह के पास तापमान जो कि 1850 से लेकर 1900 के बीच में दर्ज किए गए औसत तापमान से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.45 से लेकर 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। ये पिछले की बात करें तो 174 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म वर्ष बनता दिखाई दे रहा है। भारत के लिए 1901 के बाद 2023 देश में रिकॉर्ड किया गया कि दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक नई रिपोर्ट जारी की, इसमें बताया है कि ग्रीन हाउस गैस के स्तर, सतह में तापमान, वही समुद्र की गर्मी और इसी में आपको देखने को मिलेगा समुद्र के अंदर अम्लीकरण, जो कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में आवरण और ग्लेशियर के पीछे हटने की कई रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। इसी के से आपको अधिक तापमान देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी पता चला है लू, बाढ़ और सूखा, जंगल की आग या फिर तीव्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसमें लाखों लोगों को रोजमर्रा के जीवन में गंभीर आपको देखने को मिलेगा व्यवधान मतलब कि इसमें समस्या उत्पन्न हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी देखने को मिला है। इसी में WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ग्रीन हाउस गैस स्तर की बात करें तो 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं मीथेन और नाइट्राइज की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मीथेन और नाइट्राइज ऑक्साइड जो कि उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिला है। मीथेन में रिकॉर्ड दर्ज की गई है कि दूसरा सबसे ऊंची दर्ज की गई है, मीथेन में इसको वृद्धि देखी गई है। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान के बारे में। WMO के बारे में, इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कन्वेंशन के द्वारा किया गया था। तो 11 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए। वहीं 23 मार्च 1950 को इसकी पुष्टि कर दी गई। वहीं इस कन्वेंशन में WMO का घटक संधि के रूप में कार्यरत है, जो कि उद्देश्य क्या है इसका? तो शासन और सामान्य ढांचे को निर्धारित करता है। जर्मन के आपको देखने को मिलेंगे मौसम वैज्ञानिक, जिनका नाम है गेरहार्ड एंड्रियन, जिनको 2019 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत ने 0.437 अंक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी भारत की जो रैंक आई है यहाँ पर जेंडर गैप में वो 108 यानी 108 आपको देखने को मिला है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में आपको देखने को मिला भारत के जो स्कोर रहा था वो 0.490 रहा, जो कि 191 देशों में भारत की रैंक 122 रही थी। वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, इसमें 2021 की तुलना में लैंगिक असमानता में 2022 में भारत ने 14 रैंकों की उछाल के साथ 108वें स्थान पर है इस वर्ष। और वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है, जो कि पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो इसमें लैंगिक समानता को हासिल करते हुए प्रगतिशील सुधार का संकेत देता दिखाई दे रहा है। वहीं 2014 में भारत की रैंक 127 थी, लेकिन इस वर्ष की बात करें 2022 की जो रिपोर्ट आई है इसमें 108 आपको देखने को मिलेगा। इसमें महिलाओं के लिए दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और नीतिगत पालन के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण रैंक में सुधार हुआ है। वहीं सरकार की पहल है कि लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता का विकास और कार्यस्थल में लैंगिक सुगम बनाने जैसे कदम ने जो कि महिलाओं के जीवन शैली को बेहतर किया है, तो इसके ऊपर भी फोकस हुआ, तभी जाके हमारी रैंक कितनी देखने को मिली है इस साल? 108 देखने को मिली है। UNDP के द्वारा जारी किए जाने वाले GII के 3 आयामों का उपयोग किया जाता है, जिसमें लैंगिक असमानता
को मापने का एक सूचकांक बनाया जाता है। जैसे पहले की बात करें, इसका नाम प्रजनन स्वास्थ्य रहता है। सेकंड की बात करें, इसमें सशक्तिकरण को रखा जाता है। तीसरे नंबर पर श्रम बाजार में भागीदारी की बात की जाती है। तो ये 3 आयाम देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर इस रैंक को निकाला जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसे आप लोग GII के नाम से जानते हैं, इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता होता है उसके लिए एक मापा जाता है कि दोनों जेंडर के बीच में कितना गैप है। तो इन्हें इक्वल बनाने के ऊपर यहाँ पे रैंक लेके आई जाती है कि कहाँ पर दोनों जो कि महिला और पुरुष है उनके बीच में कितना कम गैप है, वो देखा जाता है सभी देशों के बीच में। तो कम सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो कि कम GII है मान, जो कि लैंगिक अंतराल में छोटे अंतर में इंगित करता है, जबकि उच्च मान दिखाता है कि बड़े अंतर को दिखाता है। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वहां पे कम आपको देखने को मिलेगा, बड़ा नंबर होगा वहां पे आपको बड़ा ही आपको अंतर देखने को मिलेगा दोनों में। यानी महिला और पुरुष की बात करें तो यहाँ पे असमानता में इन आयामों में पुरुष और महिलाओं की उपलब्धियों के बीच में असमानता के परिणाम स्वरूप संभवतः मानव विकास में होने वाले नुकसान का आकलन भी किया जाता है। वही सूचकांक 0 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए आयामों में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। वहीं 1 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए आयामों के लिए लिंग के साथ यथासंभव खराब व्यवहार रहा है। तो ये आपको यहाँ पे सूचकांक को भी याद रखना है कि कैसे कैसे काम किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वहीं UNDP के बारे में बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गठन, पहले की बात करें तो 2 कार्यक्रम जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विस्तृत और तकनीकी सहायता कार्यक्रम 1949 में स्थापित, वहीं संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष 1958 में स्थापित, दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। वर्तमान रूप में UNDP की स्थापना आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा किया गया। UNDP के द्वारा जारी सूचकांक और कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहाँ पे आप लोगों को सभी को याद रखना है। तो मानव विकास सूचकांक भी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी किसके द्वारा जारी किया जाएगा, UNDP के द्वारा। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक भी, लैंगिक असमानता सूचकांक भी, लिंग विकास सूचकांक भी, और ग्राह्य दबाव समायोजित HDI भी आपको देखने को मिलेगा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक भी आपको UNDP के द्वारा जारी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद रखना है आपको। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो भी लेक्चर लिस्ट में। आइए बात करते हैं यहाँ पर GII 2022 में कौन सा देश है जो कि शीर्ष रैंक पर रही है। तो आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा, पहले नंबर पर नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, स्वीडन है और नीदरलैंड। ये वो देश है जो कि यूरोपियन कंट्री है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ये टॉप कंट्री है। इनको भी आप लोगों को आइए मैं बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, जो कि आपको देखने को मिलेंगे प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वहीं आज का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो हाल ही में कहाँ भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है चारों, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है और जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।